नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ जगन्नाथ जोशी। आज हम बात करेंगे राजयोग और सरकारी नौकरी की। बहुत सारे सवाल ये होते हैं कि पंडित जी क्या मेरी कुंडली में राजयोग है? मेरे पास में इसका कुछ स्पष्ट जवाब नहीं होता है, क्योंकि उसका सवाल वास्तव में उस युवा का सवाल ये होता है, क्या उसको सरकारी नौकरी मिलेगी? बहुत साल हुए कि सरकारी नौकरी और राजयोग एक दूसरे के पूरक नहीं रहे। आज़ादी के बाद बहुत लंबा समय ऐसा बीता जिस समय सरकार के पास ही ऐसी नौकरियां हुआ करती थी जो कि वास्तव में राजयोग का पर्याय हुआ करती थी, और अब वैसी नौकरियां नहीं हैं। तो पहले हम समझते हैं कि राजयोग है क्या। पाराशरीय पद्धति के अनुसार समझें तो राजयोग बनते हैं केंद्र और त्रिकोण के संबंध से। हालांकि सूर्य बुध का जो संबंध है वो भी राजयोग बनाता है, एक एक विशिष्ट तरीके का राजयोग बनाता है बुधादित्य योग का। इसी तरीके से गुरु और चंद्रमा का जो गज केसरी योग है वो भी एक तरीके का राजयोग बनाता है। इसी तरह से मंगल और चंद्रमा की युति है वो भी एक तरीके का राजयोग बनाता है, क्योंकि वो लक्ष्मी योग है। लेकिन मोटे तौर पे राजयोग माना गया है पराशरी पद्धति के अंदर केंद्र और त्रिकोण के संबंधों को। यहाँ पर जो केंद्र है वो अधिकार का पर्याय होता है, और जो त्रिकोण है वो समृद्धि का पर्याय होता है। तो त्रिकोण में आते हैं लग्न, पंचम और नवम भाव, और केंद्र में आते हैं लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव। जहाँ जहाँ लग्न और पंचम का कॉम्बिनेशन बनेगा वो राजयोग बनाएगा, लग्न नवम का कॉम्बिनेशन बनेगा वो राजयोग बनेगा, नवम और दशम का कॉम्बिनेशन बनेगा वो राजयोग बनेगा, पंचम और चतुर्थ का कॉम्बिनेशन बनेगा वो राजयोग बनेगा, पंचम और दशम का कॉम्बिनेशन बनेगा तो राजयोग बनेगा। तो ये राजयोग क्या देते हैं वास्तव में? तो हम एक एक करके अगर देखें तो लग्न आत्मा है, वो सेल्फ है, जो व्यक्ति का खुद को हम देखते हैं वो हम लग्न से देखते हैं। और लग्न की खासियत है कि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों साइमल्टेनियसली एक ही साथ में, वो लग्न भी है और केंद्र भी है, और ये त्रिकोण के रूप में भी हमारे पास में लग्न उपलब्ध रहता है। यही इसी लग्न का कॉम्बिनेशन अगर 10वें यानी कर्म भाव से बनता है तब ये राजयोग को बना देता है। दूसरी तरफ पंचम भाव है वो प्रारब्ध का है, उत्पादकता का है। यहाँ पर जो पंचम भाव है वो उसकी प्रोडक्टिविटी को भी शो करता है। अगर किसी जातक की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता है वो उसके कर्म से यानी 10वें भाव से जुड़ती है, तो पंचम और दशम का जो मेल मिल करके वो एक प्रथम श्रेणी का राजयोग बनाता है। नवम स्थान भाग्य स्थान है और दसम स्थान कर्म स्थान है, तो भाग्य और कर्म जहाँ मिल जाते हैं वहाँ पर वो प्रथम श्रेणी का राजयोग बनाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रथम श्रेणी के राजयोग है वो वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व संचित कर्म है उनमें से जो श्रेष्ठ है उसका, और इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं उन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि अब राजयोग हैं वो सरकारी नौकरी का पर्याय नहीं रहे, और पहले थे। पहले क्या था ऐसा, देश आज़ाद हुआ उस समय जो सरकारी नौकरियों के रूप में जो नौकरियां सामने आई उनके अंदर कुछ एक विशेषताएं थी। एक तो ये कि वो आपकी नौकरी की गारंटी थी, वापस निकालने की नहीं थी, तनख्वाहें उसके अंदर अच्छी दी जा रही थी, और बैठने के लिए अच्छा स्थान मिल रहा था, अधिकार मिल रहे थे, निर्णय लेने के अधिकार थे, स्वास्थ्य संबंधी आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता था, और जब आप रिटायर हो जाएं तो उसके बाद में आपको पेंशन दी जा रही थी। ये सब विशेषताएं मिलकर के एक सामान्य नौकरी को एक राजयोग की नौकरी बना देते थे। काम भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि खूब सारे सरकारी कर्मचारियों को एक साथ सरकार ने रखा, तो जो वर्कलोड है वो बहुत कम हो गया, या अपन कह सकते हैं कि उन लोगों ने काम नहीं करके भी काहिली से भी उन्होंने बहुत लंबे समय को बिता लिया। तो कुल मिलाकर जिस जातक की कुंडली में राजयोग था उन लोगों ने उस दौर के अंदर उसका बहुत आनंद लिया। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि 1997 के बाद में जो विश्व बैंक के दबाव में धीरे धीरे कम होता गया नौकरियों का क्रम,
और 2004 के बाद से जब से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है तब स्वास्थ्य संबंधी जो सुरक्षा की गारंटी है वो ख़त्म हो गई, अभी पेंशन ख़त्म हो गई। तो आज की तारीख में अगर कोई बंदा सरकारी नौकरी लगता है तो उसको 10 से 5 हाड़ तोड़ मेहनत करके काम करना है और उसकी पेंशन की वैसी गारंटी नहीं जैसी पहले हुआ करती थी कि आप जितना जमा करोगे उतना आपको मिल जाएगा। कुल मिला के आज अगर किसी जातक कुंडली में राजयोग है तो उसे सरकारी नौकरी मिल जाए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो पुराने जो लाला कंपनियां थी जो वो जो सुविधाएं दिया करती थी लगभग वैसी सुविधाएं आज की तारीख में सरकारी नौकरी में मिल रही है। तो किसी जाति कुंडली में अगर राजयोग है तो क्यों जाएगा उसके अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कॉरपोरेट हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके अंदर जो नौकरियां आ रही है उनके अंदर सरकारी नौकरी से भी कई गुना ज़्यादा सुविधाएं, कई गुना ज़्यादा स्टेबिलिटी, कई गुना ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। एक अच्छे पद के अधिकारी को प्राइवेट कंपनी में उनको बड़ा सारा स्टाफ मिलता है, घूमने फिरने की सुविधाएं मिलती है, बहुत संसाधन मिलते हैं, काम करने का अच्छा स्पेस मिलता है। तो मैं ये देख रहा हूँ इस दौर के अंदर कि जब किसी जातक की कुंडली के अंदर राजयोग मुझे मिलता है तो बजाय कि सरकारी नौकरी के वो कॉरपोरेट जॉब में जाने की तरफ उसकी टेंडेंसी ज़्यादा दिखाई देती है। तो इस तरीके से राजयोग कोई सरकारी नौकरी का पर्याय नहीं है। राजयोग है कि उस राज को भोगना है, उसको राजसी जीवन जीना है। तो राजसी जीवन कॉरपोरेट जॉब में मिलता है तो कॉरपोरेट जॉब को जिएगा, अगर उसको सरकारी नौकरी मिलता है तो सरकारी नौकरी को जिएगा। और कोई कोई जातक ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडली में प्रथम श्रेणी का राजयोग नहीं है लेकिन वो सरकारी पदों पर पहुंचे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो काम उसी तरह करते हैं जैसे कि एक सामान्य लाला कंपनी में करना चाहिए। तो हकीकत में राजयोग जो कि ज्योतिष के अनुसार वर्णित राजयोग है उनका और सरकारी नौकरी का आपस में कोई एक दूसरे को पर्याय नहीं है। उससे हमें सिर्फ संकेत मिलता है कि इस जाति के जीवन का स्तर किस प्रकार का होगा, उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा, उसका काम करने का तरीका किस प्रकार का होगा। वो उसे सारी सुविधाएं प्राइवेट में भी मिल सकती है और सरकारी में भी मिल सकती है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो राजयोग है वो सरकारी नौकरी नहीं है, वो एक राजसिक जीवन है। उसको और सरकारी नौकरी को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे बुधादित्य योग की, गजकेसरी योग की और लक्ष्मी योग की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।